अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसके सुधारों ने, जिसे हम रिफॉर्म्स कहते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये इतने जबरदस्त और इतने क्रांतिकारी थे कि आज भी इनकी बात होती है। पर सवाल ये है कि ये सुधार किए क्यों गए और इनकी असली कीमत क्या थी। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए, अलाउद्दीन के तख्त पर बैठते ही सल्तनत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। मंगोलों के लगातार हमले। ये कोई एक दो हमले नहीं थे, ये सल्तनत के वजूद का सवाल था। और इसी एक सवाल ने, इसी एक खतरे ने अलाउद्दीन को वो सब करने पर मजबूर किया जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। तो इस जानलेवा चुनौती का खिलजी का पहला जवाब क्या था? उसका जवाब था एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी करना जिसे कोई पार ना कर सके। मतलब एक बहुत बड़ी, प्रोफेशनल और हमेशा जंग के लिए तैयार रहने वाली सेना। देखिए, इससे पहले के सुल्तान अपने जागीरदारों की सैनिक टुकड़ियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अलाउद्दीन ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। उसने हश्म-ए-मुर्तब नाम से सल्तनत की पहली परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई। इसके सिपाही सीधे सुल्तान के वफादार थे और उन्हें सैलरी भी सीधे शाही खजाने से मिलती थी। अब जरा इस सेना के साइज का अंदाजा लगाइए। इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक खिलजी की सेंट्रल कैवलरी यानी घुड़सवार सेना में 4,75,000 सैनिक थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक हैरान कर देने वाला नंबर था। लेकिन इतनी बड़ी फौज को सिर्फ खड़ा कर देना ही काफी नहीं था। उसे कंट्रोल करना, उसे अनुशासित रखना एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो इस चुनौती से खिलजी कैसे निपटा? उसने 3 जबरदस्त तरीके निकाले। पहला, सैनिकों को जमीन या इक्ता देने की जगह कैश सैलरी दी ताकि उनकी लॉयल्टी सीधे सुल्तान से हो। दूसरा, दाग प्रथा शुरू की, यानी घोड़ों पर शाही मुहर से दागा जाता था ताकि कोई धोखे से अच्छा घोड़ा दिखाकर बाद में कोई कमजोर घोड़ा न ले आए। और तीसरा, हुलिया प्रथा, जिसमें हर सैनिक का पूरा डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाता था। मतलब तनख्वाह कोई और ले और लड़ने कोई और चला जाए, ये सब बंद। ये पूरा सिस्टम करप्शन रोकने के लिए था। लेकिन सेना पर लगाम कसने के लिए सिर्फ नियम काफी नहीं होते, राइट? अलाउद्दीन को हर साजिश की, हर गड़बड़ी की खबर पहले से चाहिए थी। इसलिए उसने एक बहुत मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया जिसकी कमान थी बरीद मुमालिक के हाथों में। इस नेटवर्क की असली ताकत थे मुन्हियन यानी जासूस। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? ये जासूस किसी मंत्री या गवर्नर को रिपोर्ट नहीं करते थे। नहीं, इनकी रिपोर्ट सीधी सुल्तान की टेबल पर जाती थी। दरबार के अमीरों से लेकर बाजार के छोटे दुकानदारों तक हर किसी पर, हर जगह नजर रखी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि सल्तनत में एक ऐसा डर का माहौल बन गया जहां सुल्तान की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करना नामुमकिन था। अब यहां एक बहुत बड़ा, बहुत प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। लगभग 5 लाख सैनिकों को हर महीने कैश सैलरी देने के लिए इतना पैसा आएगा कहां से? अगर सैलरी ज्यादा रखी जाती तो शाही खजाना तो कुछ ही सालों में खाली हो जाता। इसी सवाल के जवाब में छिपे हैं खिलजी के सबसे मशहूर और सबसे अनोखे सुधार। अलाउद्दीन का जवाब बहुत सिंपल लेकिन बहुत साहसी था। उसने सोचा, अगर सैनिकों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो महंगाई को ही काबू में कर लो। अगर बाजार में चीजों के दाम ही कम रहेंगे तो एक सिपाही कम तनख्वाह में भी आराम से अपना गुजारा कर लेगा। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी तो साफ साफ लिखते हैं कि बाजार सुधारों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, कम से कम खर्च पर एक बड़ी और ताकतवर सेना को बनाए रखना। खिलजी ने अनाज से लेकर कपड़े तक, घोड़े से लेकर गुलाम तक हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी और हुक्म दिया कि कोई भी व्यापारी तय दाम से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं वसूल सकता। इस जबरदस्त योजना को लागू करने के लिए दिल्ली में 3 खास बाजार बनाए गए। पहला था अनाज मंडी, जहां सिर्फ खाने पीने का सामान मिलता था। दूसरा था सराय-ए-अदल, जहां कपड़ा, चीनी, जड़ी बूटियां और दूसरी बनी बनाई चीजें बिकती थीं। और तीसरा बाजार था घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का। हर बाजार में हर चीज का दाम पहले से तय था। और हां, इस सिस्टम को चलाने के लिए अधिकारियों की एक पूरी फौज थी। दीवाने रियासत यानी कॉमर्स मिनिस्टर इस पूरी व्यवस्था का बॉस था। हर मंडी का एक शहनाई मंडी यानी सुपरिटेंडेंट होता था। और यहां भी बरीद यानी खुफिया जासूस घूमते रहते थे, जो सीधे सुल्तान को बाजार का हाल बताते थे। अगर कोई कम तौलता या ज्यादा दाम लेता पकड़ा जाता तो उसकी सजा बहुत भयानक थी।
ये कोई हवाई योजना नहीं थी। इसे लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने बाकायदा 4 कानून यानी ऑर्डिनेंस जारी किए। इन कानूनों में कीमतें तय करने से लेके सरकारी गोदामों में अनाज जमा करने और व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करने तक के नियम शामिल थे। ये एक पूरी तरह से सोची समझी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। और ये सिस्टम इतना कामयाब हुआ कि ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो खुद खिलजी के बड़े आलोचक थे, उन्हें भी ये लिखने पर मजबूर होना पड़ा कि कीमतों की स्थिरता उस युग का एक आश्चर्य थी। बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन के पूरे शासनकाल में चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए, अनाज के दाम कभी नहीं बढ़े। ये किसी चमत्कार जैसा था। तो ठीक है, सेना का खर्च कम हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलने वाला था। प्रशासन चलाने और शाही खजाने को भरने के लिए सल्तनत को और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अब खिलजी ने अपनी पहेली के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर ध्यान दिया, रेवेन्यू। खिलजी ने तय कर लिया था कि सल्तनत की आमदनी को हर हाल में बढ़ाना है। इसके लिए उसने जमींदारों और अमीरों के खास अधिकार छीन लिए और टैक्स वसूलने का पूरा सिस्टम सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया। सबसे बड़ा और शायद सबसे कठोर बदलाव था लगान की दर में। खिलजी ने जमीन से होने वाली पैदावार पर टैक्स को बढ़ाकर सीधा कर दिया 50%। जी हां, 50%। मतलब किसान की मेहनत से उगी फसल का आधा हिस्सा सीधा शाही खजाने में जाएगा। ये आम लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने 2 नए टैक्स भी लगा दिए, घरी कर यानी हर घर पर लगने वाला हाउस टैक्स, और चराई कर यानी दूध देने वाले जानवरों को चराने पर लगने वाला पास्चर टैक्स। ऐसा लग रहा था मानो आमदनी का कोई भी जरिया छोड़ा नहीं जा रहा था। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये एक और चौंकाने वाला बदलाव दिखाता है। पहले युद्ध में मिली लूट, जिसे खम्स कहते थे, उसका 80% हिस्सा सिपाहियों में बंटता था और 20% खजाने में जाता था। खिलजी ने इस नियम को पूरा पलट दिया। अब 80% हिस्सा शाही खजाने में जाता था और अपनी जान पर खेलने वाले सिपाहियों को मिलता था सिर्फ 20%। तो कुल मिलाकर उसकी रेवेन्यू पॉलिसी के 4 मेन पिलर्स थे। खुद और मुकद्दम जैसे बिचौलियों को खत्म करना, जमीन को नाप कर यानी मसाहत के आधार पर टैक्स तय करना, अमीर गरीब सपर एक जैसा टैक्स लगाना और बकाया टैक्स की सख्ती से वसूली के लिए दीवान-ए-मुस्तखराज नाम का एक नया डिपार्टमेंट बनाना। तो सेना, बाजार और राजस्व, इन सभी सुधारों का एक साथ मिलकर सल्तनत पर आखिर असर क्या हुआ? चलिए अब इसका हिसाब किताब करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यह सिस्टम बहुत असरदार था। इसने मंगोलों के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सल्तनत को बहुत मजबूत बनाया। लेकिन यह उतना ही क्रूर भी था। सारी ताकत और दौलत सुल्तान के हाथों में आ गई और इसका सबसे भारी बोझ किसानों और आम लोगों ने उठाया। और यहीं इस शानदार दिखने वाले सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी। ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक अकेले इंसान की इच्छा शक्ति, उसके दिमाग और उसकी बेरहमी पर टिकी थी, और वो था अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही उसकी मौत हुई, उसके बाद आने वाले सुल्तान इस मुश्किल और सख्त सिस्टम को संभाल नहीं पाए और ये ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो आखिर में हम अलाउद्दीन को कैसे याद रखें? एक दूरदर्शी प्रशासक, एक विजनरी जिसने अपने वक्त से बहुत आगे की सोची, या फिर एक बेरहम तानाशाह जिसने अपने मकसद के लिए हर हद पार कर दी? उसकी बनाई व्यवस्था ने काम तो किया, लेकिन क्या उसकी कीमत सही थी? और क्या उस सिस्टम को कामयाब माना जा सकता है जो उसे बनाने वाले के साथ ही खत्म हो जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इतिहास हम पर छोड़ देता है।